बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, इससे पहले आप इस कहानी की 248 एक साथ सुन चुके हैं। अब किस्त 249 मुलाहिज़ा फरमाएं। ऐसे वाक़यात खुशकिस्मत लोगों के साथ ही पेश आते हैं। फिर मैंने ज़रताज से कहा, चलो होटल की तरफ अपना सफ़र जारी रखो। ज़रताज ने गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी किसी दुश्वारी के बगैर ही स्टार्ट हो गई और हम आगे रवाना हो गए। मैं उस दौरान गैर इरादी तौर पर मिसेस दुरानी का जायजा लेता जा रहा था। वो नाक की सीध में देख रही थी और बुत की तरह साख नजर आ रही थी। उन्होंने होंठों पर जुबान फिरी और थूक निकल कर बोली, ये सब मेरी वजह से हुआ है। ये फायरिंग दरअसल मुझ पर हुई थी। मेरी वजह से आप लोगों को इतने बड़े खतरे से दो चार होना पड़ा। उनके लहजे में शर्मिंदगी, मुआजरत और बेपनाह तासुफ था। मैं तो आपको एयरपोर्ट पर ही बताना चाह रही थी, लेकिन आपने कहा कि रास्ते में इत्मीनान से बात करेंगे। फिर ज़रताज ने रास्ते में बात शुरू की ही थी कि फायरिंग होगी। यूं बात एक बार फिर बीच ही में रहेगी। मिसेस दुरानी ने कहा, खैर कोई बात नहीं, ऐसे जल्दी भी क्या है। होटल पहुंचकर आराम से बैठकर बात करेंगे। अब तो मुझे इस मामले में खासी दिलचस्पी महसूस होने लगी है, क्योंकि इसमें मुझे कुछ घन करज सुनाई दे रही है, बशर्ते कि आपका अंदाज़ा सही हो कि ये गोलियां आपके लिए चलाई गई थी। मैंने कहा, मैं वसूख से कह सकती हूँ कि इस वक्त मुझे हलाक करने की कोशिश की गई थी। सिर्फ इसलिए मैं ये बात वसूख से नहीं कह रही हूँ कि मेरा दिल गवाही दे रहा है, बल्कि कल शाम मुझे फ़ोन पर बाकायदा धमकी दी गई थी कि 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे हलाक कर दिया जाएगा। इसीलिए मैं कल शाम से ज़रताज के साथ चिपकी हुई थी और इस वक्त दिल ही दिल में यह हिसाब लगाकर इत्मीनान दिलाने की कोशिश कर रही थी कि 24 घंटे तो गुजर चुके हैं और मैं अभी तक जिंदा हूँ, इसलिए शायद धमकी खोखली ही हो। लेकिन ऐन उसी वक्त फिजा में गोलियों की तड़तड़ाहट गूंज उठी। मिसेस दुरानी ने झुरझुरी सी ली। धमकी किसने दी थी? मैंने पूछा। यह पहली धमकी नहीं थी, धमकियाँ इससे पहले भी मिलती रही हैं, मिसेस दुरानी ने जवाब दिया। लेकिन इससे पहले धमकियों में अमली जमा पहनाने की कोशिश नहीं की गई। उनका मकसद शायद सिर्फ मुझे खौफजदा करना और मेरा खून खुश करना था। अब धमकियों पर अमल शुरू हो गया है। धमकियां मुख्तलिफ आवाज़ों में अमूमन सिर्फ ऐन वक्त पर ही मिलती रहती हैं, लेकिन मुझे मालूम है उनके पीछे असल में सिर्फ एक ही शख्सियत होती है। वो सिर्फ खुद फ़ोन नहीं करता, अपने गुर्गों से फ़ोन करवाता रहता है। और वो कौन है? मैं दरियाफ्त किया। वही जो मुझे 1 करोड़ रुपया देना चाहता है, मिसेस दुरानी ने जवाब दिया। बहुत खूब, मैंने सर हिलाया। एक तरफ वो आपको 1 करोड़ रुपया देना चाहता है, दूसरी तरफ वही आपको हलाक भी करना चाहता है। ये कुछ अजीब सी बात है। कतन अजीब नहीं है, मिसेस दुरानी ने कहा। वो मुझे इसलिए हलाक करना चाहता है कि मैं उसकी बात नहीं मान रही, मैं उसका 1 करोड़ रुपया कबूल नहीं कर रही। इस मामले में तो वाकई खासा सस्पेंस पोशीदा मालूम होता है। अब आप सस्पेंस को इसी मोड़ पर रहने दीजिए, हम आपकी बाकी कहानी होटल पहुंचकर सुनेंगे। तो जस्टिस में मुबतला रहने का भी अपना ही एक लुत्फ होता है, मैंने कहा। मिसेस दुरानी सर हिलाकर रह गई। चलने में बाद ही हम होटल जा पहुंचे। अभी मेरे साथियों का सामान कमरों में पहुंचाया जा रहा था कि मेरे मोबाइल फ़ोन पर शफीशान ने रब्ता किया और मेरी आवाज़ सुनते ही बोला, आप कहाँ हैं सर? हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी। मैंने मिसरा अधूरा छोड़ दिया और पूछा, हम तो जहाँ हैं सो हैं, तुम बताओ कहाँ हो? हम होटल की तरफ वापस आ रहे हैं सर, उसने जवाब दिया। बहुत अच्छा कर रहे हो, क्योंकि हम पहले ही होटल पहुँच चुके हैं, मैंने कहा। आप खैरियत से तो है ना सर? उसके लहजे में तशवीश थी। जाहिर है खैरियत से हूँ, तभी तो इस तरह चहक रहा हूँ, वरना तुम्हें फ़ोन पर शायद कुछ और ही तरह की आवाज़ सुनाई देती। मैंने जवाब दिया। फिर पूछा, तुम सुनाओ, तुम्हारी कार चेजिंग कैसी रही? कोई शिकार हाथ भी आया या नहीं? नहीं सर, उसने शर्मिंदगी आमेज़ लहजे में जवाब दिया। हमारी गाड़ी बड़ी होने की वजह से पहले ट्रैफिक में और फिर एक तंग गली में फंस गई। वो गाड़ी बहुत छोटी होने की वजह से निकल गई। एक मसला ये भी था कि ड्राइविंग सीट पर मैं या टोनी नहीं था। ये एक आम ड्राइवर है जो इस वक्त भी गाड़ी चला रहा है। ये होटल के यही कोस्टर चलाता है। इसे इस किस्म के मामलात का तजुर्बा नहीं। चलो खैर कोई बात नहीं, उसे माफ़ कर दो, मैंने कहा। शफी शाह बात जारी रखते हुए बोला, इन सब बातों के बावजूद हमने आखिरकार उन्हें चा लिया था। मैंने चंद फायर करके उस गाड़ी के पिछले टायर ब्रस्ट कर दिए थे, लेकिन इस दौरान हमारी गाड़ी एक दीवार से टकरा गई और उसका इकलौता दरवाज़ा जाम हो गया। हम ड्राइववे वाले दरवाजे से निकले, लेकिन उसमें कुछ देर लग गई। वो लोग गाड़ी छोड़कर निकल गए। शायद उनसे फिर कभी मुलाकात हो जाए। मैंने उम्मीद जाहिर की। गाड़ी का नंबर वगैरह नोट कर लिया था। गाड़ी कुछ देर पहले एयरपोर्ट के इलाके से ही छीनी गई थी। उसे कोई सुराग मिलने की उम्मीद नहीं है। वो किसी शरीफ आदमी की होगी, शफी शाह ने कहा। तुम्हें इतनी जल्दी ये बात कैसे मालूम होगी? मैंने पूछा। हमारे पीछे पीछे पुलिस भी वहाँ पहुंची थी। उन लोगों से पता चला उन्हें वायरलेस पर कुछ ही देर पहले उस गाड़ी का नंबर वगैरह दिया गया था और नज़र रखने की हिदायत की गई थी। मोबाइल में जो इंस्पेक्टर मौजूद था वो मेरा जानने वाला था। उसने ये बात मुझे बताई है, शफी शाह ने जवाब दिया। जानने वाला था? शायद इसलिए उसने इतनी जल्दी तुम्हारी जान छोड़ दी, मैंने ख्याल जाहिर किया। जान कहाँ छोड़ी है? मोबाइल में पीछे पीछे आ रहा है। वो अब रस्मी तौर पर आपसे भी बात करेगा, शफी शाह ने बताया। ओह मेरे खुदा, मैं कराह उठा। अब वो यहाँ भी मेरे कान खाएगा? मैं तो समझा था मैं उसे जान छुड़ा कर भाग आया हूँ। मैंने उसे आपके बारे में बता दिया है सर, शफी शाह ने मानी खिज़ अंदाज में हंस कर कहा। वो आपके कान नहीं खाएगा, महज रस्मी खाना पूरी करने के लिए आपसे मिलेगा। अच्छा आने दो, उसे भी आने दो भाई,
मैंने ठंडी सांस लेकर कहा, गरीब खाना है हाजिर हर एक बला के लिए। शफी शाह ने हल्की सेंसी के साथ सिलसिला मुनक़ता कर दिया। मैंने मिसेस दुरानी, जरताज और राहीला को बताया कि शफी शाह क्या कह रहा था। हम लोग उस वक्त ऑफिस में मौजूद थे। मिसेस दुरानी कुछ तशवीश आमेज से अंदाज में बोली, क्या आप पुलिस वालों को बताएंगी कि हमला दरअसल मुझ पर हुआ था? आप क्या चाहती हैं? क्या आप अभी पुलिस वगैरह से इस सिलसिले में बात न करें? मिसेस दुरानी एक लम्हे की खामोशी के बाद हिचकिचाहट आमेज लहजे में बोली, आप क्या चाहती हैं, हम बताएं या ना बताएं? मैंने उल्टा उन्हीं से सवाल किया। मैं चाहती हूँ कि आप अभी पुलिस वगैरह से इस सिलसिले में बात न करें। मिसेस दुरानी एक लम्हे की खामोशी के बाद हिचकिचाहट आमेज से लहजे में बोली, ठीक है, अगर आप चाहती हैं तो ऐसा ही हो जाएगा। मैंने इत्मीनान से कहा, तो फिर आप उनसे क्या कहेंगे? वो बेचारी बदस्तूर परेशान थी। ये मुझ पर आप छोड़ दीजिए, इन मसाइल से निपटना हमारे बाएं हाथ का काम है। मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। इस शहर बेहमा में आए दिन न जाने कितने लोगों पर फायरिंग होती है, जिन्हें कुछ पता नहीं होता कि आखिर उन पर फायरिंग क्यों हुई है। जिन्हें पता होता है वो भी किसी मसलहत या खौफ की वजह से असल बात पुलिस को नहीं बताते। ये कौन सी नई बात है? शुक्रिया। मिसेस दुरानी को गोया कुछ इत्मीनान हुआ। एक लम्हे के तवक्कुफ के बाद मैंने कहा, इसका मतलब है आपने अपने मसले के सिलसिले में इससे पहले भी पुलिस से मदद हासिल करने की कोशिश नहीं की? नहीं। मिसेस दुरानी ने नफी में सिर हिलाया। मुझे धमकी दी गई थी कि पुलिस के पास जाने की सूरत में नताइज ज़्यादा खतरनाक होंगे और जो कुछ होना होगा वह जल्दी हो जाएगा। अभी तक तो गोया मुझे मोहलत दी जा रही थी, पुलिस के पास जाने की सूरत में यह मोहलत भी न मिलती। मैंने उनसे मजीद कोई सवाल न किया। थोड़ी देर बाद मेरे बाकी साथी आन पहुंचे। उनके पीछे पीछे पुलिस भी चली आई थी। इंस्पेक्टर का रवैया नहायत मोदबाना और हमदर्दाना था। हमने उन सब की खातर तवाज़े 5 स्टार होटल के मायार के मुताबिक की, जिससे वो खुश हो गए। इंस्पेक्टर की आमद का मकसद दरहकीकत सिर्फ ये था कि वो इस बात को रिकॉर्ड पर ले आए कि जिस गाड़ी पर फायरिंग हुई थी वो उसके मुसाफिरों से मिला था और उसने तफ्तीश के तकाजे पूरे किए थे। मुझे उसकी इस मुस्तैदी पर खुशी भी हुई। वो लोग रुखसत हो चुके तो मिसेस दुरानी ने गोया सुकून की सांस ली। तमाम गुफ्तगू के दौरान उनसे किसी ने कोई सवाल नहीं किया था। अब मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहता था, लेकिन एन उसी वक्त ऑफिस के फ़ोन की घंटी बज उठी। दूसरी तरफ आफाक था। सर, मुझे पता चला है कि आप कराची पहुंच चुके हैं। वो बोला, भाई मानना पड़ेगा तुम्हारी CID बहुत तेज है। मैंने कहा, कभी कभी कोई जानने वाला भी CID का काम दे जाता है। आफाक ने हंस कर कहा, मेरा एक जानने वाला आपके होटल में ठहरा हुआ है। वो कुछ देर पहले लॉबी में खड़ा मुझे फ़ोन कर रहा था। वो आपको भी पहचानता है। उसने आपको आते ही देखा था और बातों बातों में मुझसे जिक्र कर दिया था। लेकिन वो बता रहा था कि आपके पीछे पीछे पुलिस भी चली आई थी। खैरियत तो थी? तुम्हें मालूम ही है हमारे पीछे तो हर तरह की बलाएं लगी रहती हैं। पुलिस बहरहाल अब जा चुकी है, वो एक अलग चक्कर था। बहरहाल तुम इसे छोड़ दो और ये बताओ कि इस वक्त तुम कहाँ से बोल रहे हो? लाहौर ही में हो या कराची आ चुके हो? मैंने कहा, मैंने आपको यही बताने के लिए फ़ोन किया है कि मैं कराची आ चुका हूँ और आप ही के होटल में मुकीम हूँ। हमारी हीरोइन और हीरो मसूद भी वहीं ठहरे हुए हैं, लेकिन इस वक्त मैं एक होटल से बोल रहा हूँ। इत्तेफाक से यहाँ भी एक फिल्मी यूनिट ठहरा हुआ है। इनमें हीरोइन निगार और हीरो अली चांद भी शामिल हैं। मैंने उनसे बात की थी। ये लोग भी बखुशी आपकी पार्टी में आने के लिए तैयार हैं। सुमेरा और मसूद तो मौजूद ही होंगे, उनके अलावा भी बहुत से नुमाया चेहरे मौजूद होंगे। मैंने सोचा आपसे मालूम कर लूँ कि पार्टी के बारे में क्या प्रोग्राम है। अगर तारीख और वक्त फाइनल हो गया हो तो मुझे बता दें, ताकि मैं उन लोगों को ज़बानी दावत दे सकूँ। इसके मुताबिक ये लोग अपनी शूटिंग के शेड्यूल को एडजस्ट कर लेंगे। 1 मिनट होल्ड करो, मैंने कहा और शफी शाह से पार्टी के बारे में पूछा। कल शाम 6 बजे का प्रोग्राम बन चुका है, कार्ड तकसीम हो चुके हैं। शफी शाह ने कहा, अहम शख्सियात को हमारी गेस्ट रिलेशंस मैनेजर ने ज़ाती तौर पर फ़ोन भी कर दिए। बस आप लोगों का और इन चंद फिल्मी मेहमानों का इंतज़ार था। मैंने आफाक को यह प्रोग्राम बताया तो वो बोला, ठीक है सर, जितने भी फिल्मी सितारे मुयस्सर हैं मैं आपकी महफिल में जमा कर दूंगा। अब मैं ये नहीं कह सकता कि उनसे आपकी महफिल सजती है या नहीं। ज़रूर सजेगी आफाक डियर, मैंने कहा। दुनिया इनकी दीवानी होती है, हर तबका इनकी पजीराई करता है। ठीक है, तो फिर कल शाम पार्टी ही में आपसे मुलाकात रहेगी, लेकिन इससे पहले भी अगर आपके पास वक्त हो और आप मुझसे मिलना चाहें तो मुझे कमरे से बुलवा लीजिएगा। उसने मुझे अपना कमरा नंबर बताया। मैंने उसे खुदा हाफिज़ कहकर रिसीवर रखा तो महसूस किया कि मिसेस दुरानी अजीब सी नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। आपकी नज़रों से मुझे कुछ यूँ महसूस हो रहा है जैसे मेरे सर पर सींग निकला है। मैं कहे बगैर न रह सका। मिसेस दुरानी को होंठों पर फीकी मगर कदर खिसियानी से मुस्कुराहट उभरी और वो कुछ मुआज़रत ख़ाना से अंदाज में बोली, मैं दरअसल हैरान हो रही थी। कुछ ही देर पहले हमारी गाड़ी पर फायरिंग हुई है और हम मौज़ाती तौर पर बचे हैं, लेकिन तुम इस वक्त यूं पार्टी का प्रोग्राम तय करने में मसरूफ हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। हम जिंदा बच गए हैं ना, हमें खराज तक भी नहीं आई है। मैंने तस्दीक चाही। मिसेस दुरानी ने इस बात में सर हिलाया तो मैंने कहा, बस तो फिर इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं हुआ। मैंने अपने साथियों की तरफ देखा और बात जारी रखते हुए कहा, हम सब के सब बस कुछ ऐसे ही लोग हैं। हमारे रोज़ो शब पल पल रंग बदलते हैं, कभी ज़िंदगी का रंग, कभी मौत का रंग। आप कुछ देर हमारे साथ रहेंगी तो आपको हैरान होने के बहुत से मौके मिलेंगे, इसलिए आप फिलहाल हैरानी का जिक्र छोड़िए और मुझे कुछ अपने बारे में, अपने मसले के बारे में बताइए। मिसेस दुरानी ने निचला होंठ दांतों में दबा लिया और चंद सेकंड खामोशी से सर झुकाई बैठी रही। शायद उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि बात कहाँ से शुरू करें। अचानक उन्होंने सर उठाया और अजीब से लहजे में बोली, मैं बहुत ज़िद्दी औरत हूँ।
ये कोई इंकशाफ नहीं है मिसेस दुरानी, हर औरत ही जिद्दी होती है। ये कहते हुए मैंने राहिला की तरफ देखा। उसने जल्दी से मुंह फेर लिया। शायद मिसेस दुरानी मुबहम लहजे में बोली, लेकिन मुझ जितनी जिद बहुत कम औरतों में पाई जाती होगी। मैं जिद के मामले में मौत की हद तक जा सकती हूँ, ये भी कोई नई बात नहीं। तकरीबन हर औरत जिद के मामले में मौत की हद तक जा सकती है। आखिर तरेहाट ख्वामखा तो मशहूर नहीं है, मैंने कहा और एक बार फिर राहिला की तरफ देखा, लेकिन वो मुझसे नजर नहीं मिला रही थी। मिसेस दुरानी के चेहरे पर कदरे मायूसी ऊपर आई। वो बेचारी ये साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो दूसरी औरतों से बहुत मुख्तलिफ, मुनफरिद और गैर मामूली औरत थी, लेकिन मैंने यूं ही जरा उन्हें मामूली सी झुंझलाहट में मुब्तला करने और उस बहाने राहिला को यह बात सुनाने के लिए उनका दावा तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। यूं बात शुरू करते ही कुछ उलझन में पड़ गई थी। इस तरह बाज़-औक़ात इंसान ज्यादा खुलकर बात करता है। वैसे भी इंसान अपने आप को दूसरों से मुख्तलिफ, मुनफरिद और गैर मामूली साबित करने की तकदो में हमेशा ही लगा रहता है। मिसेस दुरानी ने हिचकिचाहट अमेज अंदाज में इधर उधर देखा। मैंने महसूस किया कि बहुत से अफराद की मौजूदगी में बात करते हुए वो उलझन महसूस कर रही थी। मैंने टोनी और शफी शाह वगैरह की तरफ देखा। वो पहले इस बात को महसूस कर चुके थे। वो अपने अपने कमरे में जाने का कहकर उठ गए। जरताज और राहिला वहीं रही। राहिला भी जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक दिया। जरताज की तरफ इशारा करते हुए मैंने मिसेस दुरानी से कहा, तो वैसे ही सारी बात से और आपके हालात से वाकिफ है, आपकी रिश्तेदार भी है। फिर मैंने राहिला की तरफ इशारा किया, और इसकी मौजूदगी में आप मुझे तन्हा ही समझें, अब आप खुलकर बात कर सकती हैं। मैंने अपने बारे में कभी किसी से खुलकर बात नहीं की। मिसेस दुरानी ने मुझे मुतल्ला किया। शायद आपने अच्छा ही किया, लेकिन मुझसे ज़रूर खुलकर बात कीजिएगा, मैंने मशवरा दिया, क्योंकि मैं जिन लोगों को ज़्यादा करीब से नहीं जानता उनके मसाइल में दिलचस्पी नहीं लेता। जब तक ज़ाहिर के साथ साथ किसी का बातिन भी मेरे सामने ना हो, मैं कैसे कह सकता हूँ कि मेरी मदद का मुस्तहिक है। वो एक लम्हे खामोश रहीं। उनके पतले पतले होंठ भिंचे रहे। फिर वो गोया दिल ही दिल में किसी फैसले पर पहुँचते हुए बोली, मैं कराची में पैदा हुई और पली बड़ी हूँ। मैंने कराची को इतनी तरक्की करते और बतदरीज समंदर की तरह फैलते अपनी आंखों से देखा है। मेरे वालिद की 2-3 लांचें चलती थीं। हम अगर बहुत ज़्यादा खुशहाल नहीं थे तो कुछ ऐसे बदहाल भी नहीं थे। हमारा शुमार मुतवस्सित तबके में किया जा सकता था। वैसे भी उस वक्त हवस और एक दूसरे को कुचल कर आगे निकलने की दौड़ आज जैसे अज़ाबनाक मरहलों में ताकिल नहीं हुई थी। इसीलिए मुतवस्सित तबका भी अपने आप को बहुत आसूदा हाल महसूस करता था। तक़सीम हिंद के बाद मेरे बचपन ही के ज़माने से क्लिफ्टन दौलतमंद तबके की रहाइश के लिए मखसूस हो चुका था, और इस इलाके में बड़ी बड़ी कोठियाँ सर उठाए खड़ी थीं, जिनमें से कुछ अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद हैं, लेकिन अब वो बहुत पुरानी तर्ज की मालूम होती हैं। उस वक्त कोठियों की तादाद बहुत बहरहाल कम थी और क्लिफ्टन एक मुख्तसर इलाका था। मेरे वालिद ने उस वक्त क्लिफ्टन से बहुत दूर समंदर के किनारे खासा बड़ा लेकिन सीधा साधा मकान बनवाया था। उनकी लांचें भी वहीं से करीब ही समंदर में खड़ी रहती थीं, बार बर्दारी के लिए और बाज मछेरे मछलियां पकड़ने के लिए किराए पर ले जाते थे। उस वक्त वो इलाका बहुत दूर उफ्तादा महसूस होता था। जहाँ वो मकान वाक़ था, चारों तरफ वीराना नजर आता था। वो क्या आबादी और तामीरात फैलती हुई उसके करीब जा पहुंची हैं, और फ्लैटों के कुछ प्रोजेक्ट उसके आसपास या बात हो रहे हैं, और बहरहाल वो इलाका क्लिफ्टन ही में शुमार होता है, इसलिए ज़मीन और जायदाद की कीमत खासी ज़्यादा है। तहम अब भी उसे शहर के करीबी इलाकों में शुमार नहीं किया जा सकता। मिसेस दुरानी ने गहरी सांस ली और कुर्सी के पुश्ते से सर टिका कर चंद सेकंड के लिए आंखें बंद कर ली। अब वो बेहद पुरसुकून नजर आ रही थी। दोबारा आंखें खोलकर उन्होंने जब सिलसिला कलाम जोड़ा तो उनके लहजे में भी बेपनाह ठहराव था। वो मकान बड़ी अजीब जगह पर वाक़ है। वो मेरी आंखों में झांकती हुई बोली, गाँव की ऊंची ऊंची इमारतों की अफरीत तेजी से उसकी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। उसके बावजूद अभी तक यही महसूस होता है जैसे वो किसी अलग थलग छोटे से जजीरे पर वाक़ है। वहाँ गजब का सुकून है, सिर्फ समंदर आपसे बातें करता है। आम लोगों को रात के वक्त समंदर शोर मचाता महसूस होता है, लेकिन बरसों से उसके किनारे रहने वालों के लिए उसका शोर भी सुकून थी का एक हिस्सा होता है। मेरी सारी जिंदगी उस पुरसुकून मकान में गुजरी है। शोर वहशत, तशद्दुद, धुएं और हर किस्म की आलूदगी के समंदर में धीरे धीरे डूबते हुए इस शहर में वो मकान मेरे लिए एक अलग थलग सा जजीरा, एक पनाहगाह है। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी और शादी के बाद भी मैं उसी मकान में रही हूँ। मैं जब उम्र के 70वें साल में थी तो एक बिजनेसमैन का नौजवान बेटा अपने बाप के साथ हमारे यहाँ आने लगा था। मेरे और उसके बाप के दरमियान कुछ कारोबारी ताल्लुक था। मेरे और उस नौजवान के दरमियान वैसा ही तूफानी सा इश्क चला जैसा किसी नोखेज जोड़े के दरमियान चल सकता है। हमें आज़ादी भी मुयस्सर थी और आसूदा हाली भी, ताहम हमारे इश्क में आवारगी की आमेज़श नहीं हुई। कुछ अरसे बाद उसका बाप रिश्ता लेकर आया और शरीफाना अंदाज में हमारी शादी होगी। ये कम उम्री की शादी थी। 5 साल गोया एक खूबसूरत ख्वाब की तरह बीत गए। शादी के कुछ अरसा बाद ही एक समंदरी हादसे में उसका बाप मर चुका था। माँ पहले ही नहीं थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती औलाद था। बाप के इंतकाल के बाद से ही वो घर दामाद के से अंदाज में हमारे यहाँ रहने लगा था। कुछ अरसा बाद मछेरों के एक झगड़े में बीच बचाव करवाते हुए मेरे वालिद का भी हादसाती से अंदाज में अचानक इंतकाल हो गया। सदमा बहुत बड़ा था, लेकिन जफ़र की रफ़ाकत मुयस्सर थी, इसलिए मैं जल्दी उस सदमे से संभल गई। जफ़र मेरे शौहर का नाम था और उसकी रफ़ाकत मेरे लिए दुनिया की सबसे कीमती चीज़ थी। जफ़र साथ था तो कोई गम नाकाबिले बर्दाश्त नहीं था।
मेरे वालिद की जिंदगी ही में हमारा कारोबार ठंडा पड़ने लगा था। हर गुजरते बरस के साथ कारोबार के नए नए तौर तरीके सामने आ रहे थे। पुराने तौर तरीके मतरूक होते जा रहे थे। नए नए टैक्सेस और पाबंदियां लागू होती जा रही थी। पुरानी वजह के लोग वक्त के साथ चलने में नाकाम रहते थे। जफर भी कोई खास काम नहीं करता था, लेकिन बहरहाल सफेद पोशी से गुजर बसर हो रही थी। हमें किसी तरह की तंगी नहीं थी, मगर फिर यकदम मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली की। एक ऐसी बात होगी जो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं थी। उसने यूं सर झुका लिया जैसे वो अपने आप से कोई जुर्म सरजद हो जाने का जिक्र कर रही हो। मैंने उसे कोई सवाल नहीं किया, उसे सोचों की भूल भलियों में भटकने का मौका दिया। आखिर वो सर उठाते हुए बोली, जफर मुझे छोड़कर भाग गया। आवाज गोया उसके हल्क को छीलती हुई गुजरी थी और यह बताते वक्त वो गोया खुद अपने आप से शर्मिंदा थी। ओह, मैंने तासुस से कहा, तहा मुझे उसका बयान तिश्ना लगा। शोहर के भाग जाने का यकीनन कोई पस मंजर जरूर रहा होगा। मुझे अब भी कोई सवाल नहीं करना पड़ा। चंद सेकंड की खामोशी के बाद वो खुद ही तफसील बताने लगी। हमारे घर में एक नौजवान मुलाजमा काम करती थी, मुश्किल से 17-18 साल की होगी। एक मछेरे की बेटी थी, गुर्बत में पली बड़ी थी, लेकिन जवानी उस पर टूट कर आई थी। सांवली सलोनी थी, मगर शायद हर कदम पर मर्दों के दिलों पर एक नई कयामत ठाती थी। वो सरापा पुरकशिश थी, मगर उन सारी बातों पर मैंने उस वक्त गौर किया जब जफर उसे साथ लेकर भाग चुका था। उससे पहले मैंने कभी उसकी जात में दिलचस्पी नहीं ली थी, कभी उसे अपने लिए खतरा महसूस नहीं किया था, क्योंकि मैंने कभी जफर की आंखों में उसके लिए इल्तफात की परछाइयां भी नहीं देखी थी। उसने शिकस्त खोरदा से अंदाज में गहरी सांस ली, फिर सिलसिला कराम जोड़ा, लेकिन दर हकीकत वो दोनों बड़ी कामयाबी से मुझे धोखा दे रहे थे। मेरा घर खासा बड़ा है और कुछ अजीब सी साख्त का है। उसमें कई महफूज गोशे हैं, पनागाहें सी हैं। न जाने कहाँ कहाँ उनके रंगीन लम्हों की हैजान खेज दास्तानें बिखरी हुई होगी। वो रंगीन लम्हे जो उन्होंने मेरी आंखों में धूल झोंक कर चुराए होंगे। दरअसल वो मुझे धोखा नहीं दे रहे थे, मेरा अंधा एतमाद मुझे धोखा दे रहा था। वो एतमाद जो मुझे जफर पर था, अपने आप पर था, अपनी मोहब्बत पर था। मैं भूल गई थी कि मैं 3 बच्चों की माँ बन चुकी थी और तकरीबन 6 बरस से जफर की शबरोज की साथ ही थी। बहरहाल वो चंपा को लेकर भाग गया। चंपा उस सांवली सलोनी कयामत का नाम था। हैरत की बात है कि जफर ने कोई और रास्ता तलाश करने की कोशिश नहीं की। अगर वो कोनों खुदरों में लज्जतों के खजानों में नकल लगाते लगाते तंग आ गया था और उन खजानों को मुस्तकिल तौर पर बेफिक्री से अपने तसर्रुफ में लाना चाहता था, तब भी उसने कोई और रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने ना तो अपने इस ताल्लुक को जाहिर होने दिया और ना ही दूसरी शादी के लिए फसाद खड़ा किया। बस खामोशी से चंपा को लेकर गायब हो गया। मुस्तकबिल की फिक्र, बच्चों की मोहब्बत, मेरे साथ एक भूले बिसरे से ताल्लुक की खातिर का ख्याल, गर्ज ये कि कोई भी चीज़ उसके पैरों की जंजीर नहीं बनी। फिर मिसेस दुरानी खुद ही जवाब पेश करने लगी। शायद उसने इसलिए भी कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने की कोशिश नहीं की थी कि उसे मालूम था कि मैं उसे कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करने ही नहीं दूंगी। मैंने तुम्हें बताया ना कि मैं बहुत जिद्दी औरत हूँ। इस मामले में जाहिर है मेरे मुंह से इनकार ही निकलता, और एक बार मेरे मुंह से इनकार निकल जाए तो उसे इकरार में बदलना तकरीबन नामुमकिन होता है। या अगर मैं एक बार किसी काम का तहिया कर लूँ तो फिर शायद ही कोई ताकत मुझे इस काम से बाज रहने पर मजबूर कर सके। फिर एक लम्हे की तवक्कुफ के बाद वो बोली, जफर ने मेरे पिंदार पर बहुत ही गहरा घाव लगाया था। मुझे छोड़कर भाग जाना, और वो भी एक नौकरानी के साथ। मैंने उसे भी अना का मसला बना लिया। उस गम में अंदर ही अंदर तो घुलती रही, लेकिन बाज़ाहिर में वही एक मजबूत औरत रही। माली हालात बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन मैंने किसी मामले में कम हिम्मती का मुजाहरा नहीं किया। किसी से मदद नहीं मांगी। अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छे तरीके से की। उन्हें अच्छे तालीमी इदारों में तालीम दिलवाई। मेरे 2 लड़के, 1 लड़की है। वो आपके साथ ही रहते हैं? मैंने पूछा। नहीं, वो तीनों कनाडा में मुकीम है। तीनों की शादी हो चुकी है। उन्हें चूंकि होश संभालने के बाद से दुनिया की हर जरूरी चीज़ बगैर किसी जिद्दोजहद और बगैर किसी उलझन या इंतजार के मिलती रही है, इसलिए ज़िंदगी गुजारना उनके नज़दीक एक आसान सा काम रहा। और ज़माने की रवायात के मुताबिक वो यही महसूस करते हैं कि वो सेल्फ मेड इंसान है। सब कुछ उन्होंने खुद ही किया है। माँ का इसमें कोई ख़ास हिस्सा नहीं है, कोई ख़ास किरदार नहीं है। वो मुस्कुराई। उस मुस्कुराहट में खफीफ सी अफसुदगी की आमेज़श थी। ये बात वो मुंह से तो नहीं कहते, लेकिन मुझे मालूम है वो महसूस इसी तरह करते हैं। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो उनकी सोच ऐसी ही हो जाती है। बहरहाल इतना ही गनीमत है कि वो मुझे मुकम्मल तौर पर नहीं भूले। मुझसे अब भी उनकी कुछ न कुछ वाबस्तगी बाकी है। माएँ बड़ी साबुर शाकर किस्म की मखलूक होती हैं। वो इस बराए नाम वाबस्तगी में भी खुशी महसूस करती हैं। मेरे लिए यही बहुत है कि वो मुझे वहाँ बुलाते हैं। लेकिन आप नहीं जाती? मैंने गोया उनकी बात मुकम्मल की। हाँ, वो धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली। इस एहसास से शायद उन्हें कुछ इत्मीनान हुआ था कि मैं उनकी बात समझ रहा था। मैं घूमने फिरने के लिए 2-3 मरतबा वहाँ जा चुकी हूँ, लेकिन उनके पास रहने के लिए नहीं चाहती। मैं वहाँ रहना नहीं चाहती। मेरे इतना ही काफ़ी है कि उनसे ताल्लुकात की कमज़ोर सी टोर टूटी नहीं है, वरना मगरिब की ज़िंदगी बड़ी जालिम है। मैं चाहती हूँ मेरी ज़िंदगी की शाम इसी मकान में हो जहाँ मेरा बचपन और जवानी गुजर चुकी है और अब बुढ़ापा गुजरा है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिन्हें पैदाइश से मौत तक एक ही मकान में रहना नसीब हो। अक्सर लोग किसी न किसी वजह से नकल मकानी कर जाते हैं, कभी अपनी खुशी से और कभी किसी मजबूरी की वजह से। लेकिन मैं चाहती हूँ मुझे मौत उसी घर में आए। उसके अकब में बड़ा सा सेहन है। मैं चाहती हूँ मुझे वहीं दफन किया जाए
वहाँ बहुत से फूल बूटे भी लगे हुए हैं। मरने के बाद कोई फूलदार सा पौधा मेरी कब्र पर साया किए रहे तो क्या ही अच्छा हो। ये भी शायद मेरी एक जिद है। फिर गोया उन्हें कुछ याद आया। उनके होठों पर एक महजूज सी मुस्कुराहट फैल गई। उस याद में शायद बैक वक्त तलखी भी थी और शीरीनी भी। एक लम्हे के लिए शायद वो उलझन में भी रही कि इस बात को जुबान पर लाएं या नहीं। फिर शायद उन्होंने उसे बयान कर देना ही बेहतर समझा। मैं अपनी जिद की एक मिसाल बयान करती चलूं। वो धीमे लहजे में बोली, जफर को फरार हुए जब 3 साल हो चुके थे और मेरे बच्चे समझदार होने लगे थे तो एक नौजवान मेरे पीछे लग गया। उन्होंने उस तरह बारी बारी हम तीनों की तरफ देखा जैसे हम उनकी बात को मुबालगा आराई समझेंगे और शायद इस्तज़ाइया नज़रों से उनकी तरफ देखेंगे, लेकिन हम तीनों की संजीदगी में कोई फ़र्क ना आया। तब वो गोया कुछ हिम्मत करके बोली, मैं तो जफर के जाने के बाद से खुद को एक खंडर ही महसूस करने लगी थी, लेकिन शायद इस खंडर में असली इमारत की कुछ खूबसूरती बाकी थी जो उस नौजवान को भाग गई थी और कुछ ज़्यादा ही शद्दोमत से मेरे पीछे लग गया था। उसका मकसद महज आवारा जज्बों की तस्कीन नहीं था। वो नहायत संजीदगी से मुझसे शादी करना चाहता था और मेरी हर शर्त पूरी करने के लिए तैयार था। मेरे बच्चों को भी इस तरह का तहफ़्फ़ुज़, सरपरस्ती और बाप का साया देने का दावा कर रहा था। एक नाकाबिल यकीन सी बात यह थी कि उस नौजवान को हर एतबार से मुझसे कहीं बेहतर रिश्ते मुयस्सर आ सकते थे। वो वजीहा था, तालीम याफ्ता था, उसका घराना दौलतमंद और कारोबारी था। हैरत की बात यह है कि वो उम्र में भी मुझसे छोटा था। तमाम कानूनी कार्रवाइयाँ भी वो खुद ही पूरी करने के लिए कमर बस्ता था। जफर को गायब हुए 3 साल से ज़्यादा अरसा गुजर चुका था। उसका कहना था कि मैं अदालत में तनसीख निकाह की दरख्वास्त दे दूँ। ज़रूरी कार्रवाइयाँ पूरी होने के बाद मुझे दूसरी शादी की इजाज़त मिल जाएगी। एक आइडियल सी सूरत हाल थी। मेरी जगह कोई और औरत होती तो शायद फूल ही न समाती। खसूसन जफर ने मेरे साथ जो किया था उसके बाद तो मुझे इस पेशकश को हंसकर कबूल कर लेना चाहिए था। और सच्ची बात यह है कि 1-2 बार मेरे दिल में इसके लिए नरम गोशा पैदा भी हुआ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि दिल में गुदगुदी सी हुई। 3 साल से ज़्यादा अरसा से मैं बेवाओं की सी जिंदगी बसर कर रही थी। मैं खुद को एक बेवा ही महसूस करती थी। ये सब बातें अपनी जगह थी, लेकिन मैंने इब्तिदा ही में इस नौजवान को समझा दिया था कि मैं उसे शादी नहीं कर सकती। मैं शादी करना ही नहीं चाहती। उसके बावजूद उसकी जिद बढ़ती ही गई। मालूम नहीं उसे मुझ में क्या नजर आ गया था। इंसान का दिल भी अजीब है, कभी कभी बेवजह ही किसी पर आ जाता है। बहुत से इश्क बिल्कुल ही बेचवास होते हैं, वो बस इश्क होते हैं, किसी मुंतक से उनका दूर का भी वास्ता नहीं होता। शायद उसे मुझसे कुछ ऐसा ही इश्क था। एक लम्हे के लिए खामोश होकर उन्होंने अफसुर्दा सी सांस ली और सर झुका लिया। फिर सिलसिला कराम जोड़ा, लेकिन मेरा मसला वही था कि मैं उनसे इनकार निकल चुका था। उसके बाद शादी न करना भी कोया जिद बन चुका था। शायद एक बात ये थी कि मुझ में इश्क, मोहब्बत और किसी का घर बसाने की आरज़ू मर चुकी थी। आखिरकार मैंने उसे घर आने से नहायत सख्ती से मना कर दिया। उसका फ़ोन सुनना छोड़ दिया, मगर वो भी शायद मेरे ही मुकाबले का था। शायद मैं उसकी जिद बन गई थी। वो गाड़ी लाकर घर के सामने खड़ी कर देता और घंटों उसमें बैठा रहता। पुरानी फिल्मों की तरह अलमिया फिल्मी नगमे अपनी गाड़ी के टेप रिकॉर्डर पर ऊंची आवाज़ से चलाता रहता। शायद उसका ख्याल था कि मैं एक रवायत पसंद शोहर परस्त औरत की तरह अभी सर्दमैरी की दलदल में फंसी हुई हूँ, लेकिन कभी न कभी तो इस दलदल से बाहर आ जाऊंगी। कभी तो मेरा दिल पिघलने लगेगा। उसे नहीं मालूम था कि मेरा दिल पत्थर की लकीर होता है और इसी इकरार में बदलना नामुमकिन ही होता है। गनीमत था कि मेरे आसपास खाली रतीली ज़मीन थी। आसपास दूसरे मकानात, मोहल्ला, पड़ोस कुछ नहीं था, वरना उसके मामूल की वजह से अच्छा खासा तमाशा लग जाता। मकानात का सिलसिला खासी दूर होने की वजह से मैं रसवाई से बची हुई थी, लेकिन मुझे खुद ही उसका ये मामूल बुरा लगने लगा। मैं खुद अपनी नज़र में अपने आप को रुसवा सा महसूस करने लगी। उसके टेप रिकॉर्डर की बुलंद आवाज़ से गूंजने वाले अलमिया नगमे मुझे जहर लगने लगे। फिर ये हुआ कि एक रोज़ मैंने घर में से लोहे का एक मोटा सा राड उठाया और बाहर जाकर उसकी गाड़ी के तमाम शीशे तोड़ डाले। ओह माय गॉड! रहीला इतनी देर में पहली बार बोली। इतने अच्छे आशिक के साथ ये सलूक, ज़्यादा अच्छे और सच्चे आशिकों के साथ तो औरतें यही सलूक करती हैं। मैंने उसकी तरफ देखकर संजीदगी से कहा, ऊंचे दर्जे के गब्बाज, झूठे ख्वाब दिखाने वाले और नित नए तरीकों से चक्कर देने वाले आशिकों के साथ औरतें बिल्कुल ठीक रहती हैं। अपना सब कुछ उन पर निछावर कर देती हैं और जैसा वो चाहते हैं वैसा ही करती हैं। रहीला मुझे घूर कर बोली, मेरे तो जुबान खोलती तुम्हें दिल के पकोड़े फोड़ने का मौका मिल जाता है। मैं दोबारा मिसेस दुरानी की तरफ मुतवज्जा होते हुए कहा, अगर हमारी बक बक शुरू हो गई तो फिर आपकी दास्तान बीच ही में रह जाएगी। इसलिए बेहतर है कि आप अपनी बात जारी रखें। अब बात शुरू हो ही गई है तो बेहतर है पूरी हो जाए।